नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था मैदानों के बारे में। तब हम पढ़ रहे थे भू आकृतिक के प्रकार, भू आकृतियों के प्रकार हम पढ़ रहे थे कि कितने प्रकार की भू आकृतियाँ होती है, जिसमें हमने देखा कि विश्व के महत्वपूर्ण जो हमने देखा पहाड़ देखे यानी पर्वत, फिर कितने प्रकार के होते हैं विश्व के महत्वपूर्ण देख लिए साथ साथ। फिर हमने देखा विश्व के महत्वपूर्ण पठार इंक्लूडिंग इंडिया। फिर हमने देखा कि मैदान, जो नदियों के मैदान होते हैं, वो विश्व की महत्वपूर्ण नदियों के मैदान हमने देख लिए हैं। भारत की महत्वपूर्ण नदियों के मैदानों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। भारत के नदियों के मैदानों के बारे में और जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम और देख लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले दो प्रकार के बल होते हैं, एक अंतर्जनित बल और एक होता है बहिर्जनित बल, और इन्हीं बलों की वजह से ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं घटित होती है। अंतर्जनित बल जो है उसमें दो बल आ जाते हैं। एक आ जाता है पटल विरूपण बल, ठीक है, जिसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहते हैं। और एक आ जाता है आकस्मिक बल, जिसमें जैसे कि भूकंप आ जाता है, वो भी एक अंतर्जनित बल की वजह से ही होता है। फिर एक आ जाता है ज्वालामुखी, किस प्रकार से आता है वो। इनमें देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, थोड़ा बहुत और भी जान लेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें भूस्खलन के बारे में कि भूस्खलन कौन सी चिड़िया का नाम होता है। फिर बहिर्जनित बलों में आ जाता है अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन के साथ साथ यहाँ पर अपक्षय भी आ जाता है ना, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में। और ये अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण, ये अपर्दन और निक्षेपण कौन कौन कर सकता है? तो नदियाँ कर सकती है, पवन कर सकती है, समुद्री तरंगे कर सकती है, हिमनद कर सकता है। और अगर हिमनद करेगा तो किस प्रकार से जो है वो जो आकृति निर्मित होगी वो किस प्रकार से होगी, पवन करेगी तो किस प्रकार से निर्मित होगी, ये सब चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले हैं। यूपीएससी में देखें, यहाँ से कंसेप्ट बेस्ड और फैक्चुअल दोनों प्रकार के सवाल बन जाते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले वाला जो हमारे जो चैप्टर अब तक हमने पढ़े हैं उन सब में हमने ये देख लिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ना, और पृथ्वी की जो भू परपटी है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसके जो है संस्तर कितने सारे हैं ना, हमने देखा था, है ना, भू परपटी, क्रस्ट, मेंटल कोर, है ना, ये सब हमने देख लिया था। तो उसके संस्तर किस प्रकार से हुआ करते हैं, ये सब हमने देख लिया। उसमें कौन कौन प्रकार की शैलें पाई जाती है, उन शैलों के खनिजों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। अब बात आ जाती है, हमें ये पता है कि अपनी भू परपटी जो है वो गत्यात्मक है। गत्यात्मक का मतलब आप समझते हैं ना कि एक जैसी ही नहीं है, यथास्थितिवादी वो नहीं है, मतलब जैसी है वैसे ही नहीं है। हमने देखा था कि पहले पेंजिया, पैंथालासा था, फिर किस प्रकार से जो है अलग अलग महाद्वीप दूर चले जाते हैं। फिर अभी भी हम देखा, फिर जब हम पढ़ रहे होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी की, किस प्रकार से दो प्लेटें जो है वो एक दूसरे के नीचे सबडक्ट हो जा रही है, कोई दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, कोई जो है वो ऐसे रूपांतरित सीमा बना रही है। इस प्रकार से यानी कि चलता रहता है कुछ ना कुछ, यहाँ पर कुछ एक जगह यथास्थितिवादी कार्य इनमें नहीं होता है। ये इसका मतलब होता है गत्यात्मकता। ठीक है, हमने देखा कि देखिए क्षैतिज संचलन भी होता रहता है। क्षैतिज मतलब दो प्लेटें जो है वो इस प्रकार से चली गई, ये क्षैतिज हो गया, इस प्रकार से चली गई, है ना, ये क्षैतिज हो गया, और इस प्रकार से चली गई, ये भी क्षैतिज हो गया, और ऊर्ध्वाधर भी चली जाती है, यानी पृथ्वी जो है वो ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है। पर्वतों का निर्माण हो गया मतलब ऊर्ध्वाधर हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारी भू प्रॉपर्टी वो संचालित होती रहती है। ठीक है, और ये संचलन किसकी वजह से होता है? जो पृथ्वी के अंदर जो भीतर जो आंतरिक बल पाया जाता है उसकी वजह से ही ये होता है। और अगर बाहरी तरफ देखा जाए तो जो सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो पवनें वगैरह होती है, जो जल होता है, उनकी वजह से बाहरी जो बल जो होता है उनकी वजह से भी पृथ्वी जो है उसका धरातल जो है वो गत्यात्मक रूप से कार्य करता रहता है, मतलब वो एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि पृथ्वी का जो अपना मंडल है उसके अंतर्गत बाह्य बल और पृथ्वी के अंदर जो बल आते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ये दोनों मिलकर जो है पृथ्वी को प्रभावित करते रहते हैं। और जो बल बाह्य बलों को, जो बाह्य बल हैं जैसे कि पवन हो गया है, जैसे कि जल हो गया, हिमानी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये क्या हो गया, ये बहिर्जनिक बल हो गया, है ना, जो बाह्य बल है उनको। और जो आंतरिक बल हैं उनको क्या कह दिया गया, अंतर्जनिक बल उन्हें कह दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहिर्जनिक जो बल है उनकी क्रियाओं के परिणाम की वजह से ही क्या होता है, भू आकृतियाँ, उनका विघर्षण मतलब मान लो ऐसे भू आकृति ऐसी है तो ये यहाँ से घर्षण होकर ऐसी ही रह जाएगी, है ना। विघर्षण जो इनका होता है, और जो बेसिन और गर्तों का भराव हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, वो जो बाह्य प्रभाव है उनकी वजह से ही होता है। ठीक है, जो
अपरदन वगैरह होता है उसकी वजह से ही हो जाता है। और जब ये उच्चावच जो है वो के मध्य अंतर कम हो जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं तल संतुलन होना, ग्रेडेशन। चलो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ, नहीं साइड लेके। देखिए ये मान लो ये अपना पर्वत है ना, मान लो ये पर्वत है, तो क्या होगा, अपरदन की वजह से ये जो है वो घर्षण होकर यहाँ से हट जाएगा, हट गया, थोड़े दिनों तक आते आते मतलब बहुत सालों में ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ही ये रह जाएगा, है ना। तो इस प्रकार देखिए ये थोड़ा समतल हो गया है ना, तो ये ग्रेडेशन इसे ही कहते हैं, है ना। फिर मान लो अगर ये ऊपर है और ये नीचे है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से अवसाद इकट्ठा इसमें होता रहेगा और ये भर जाएगा, भर के ये एक टाइम में इतने ऊपर तक हो जाएगा। तो यहाँ तक ये समतल हो गया, तो इस प्रकार से भी समतलीकरण होता रहता है। समझ में आया आपको? हाँ जी, इस प्रकार से ही ये है। एक एक वर्ड देखिए यहाँ से समझने का आपको प्रयास करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि मान लो वहाँ पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में संतुलन शब्द आ गया, बहिर्जनिक शब्द आ गया, ऊर्ध्वाधर आ गया, इस प्रकार का शब्द आपके सामने आ गया, आप तो उसका अर्थ ही नहीं समझ पाओगे, तो वो कहना क्या चाह रहा है वो आप क्या समझ पाओगे फिर, है ना। तो यही इसलिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आंतरिक बल और बाह्य बल लगते रहते हैं, इसलिए हमेशा जो है पृथ्वी एक समान नहीं रहती है, क्योंकि जितना बाह्य बल जो है उसको वापस समतल करने की कोशिश करेंगे, पृथ्वी के अंतर्जनिक बल जो है उसे वापस उस स्थिति में ला देंगे, ठीक है। और जो अंतर्जनिक बल होते हैं वो मूल रूप से भू आकृति का निर्माण करने वाले होते हैं, और जो बहिर्जनिक बल हैं जो वो क्या काम करते हैं, वो उनका विघर्षण का काम करते हैं। यानी कि अंतर्जनिक जो बल है ना, यानी पृथ्वी के अंदर से जैसे लावा बाहर निकल गया तो क्या बन गया, पहाड़ बन गया, लावा बाहर निकल गया तो क्या बन गया, पठार बन गया, ये तो भू आकृतियों का निर्माण कर रहे हैं। और बाह्य बल जो है वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि पर्वत बन गया, ये पर्वत है, ये बाह्य बल क्या करेंगे, इसका जो है अपर्दन करते रहेंगे और इसका नीचा बना देंगे। जैसे हमने देखा था अरावली पर्वतमाला आज से बहुत सालों पहले जब उसका निर्माण हुआ था तो वो इतनी नीचे नहीं थी, है ना, वो तो अवशेष ही अब सिर्फ पर्वत बचा हुआ है ना। इस प्रकार से ये जो है बहिर्जनिक बल जो है इनका विघर्षण का कार्य करते रहते हैं। यानी ये यहाँ पर गर्त है तो बहिर्जनिक बल क्या करेगा, इसे भर देगा, तो ये भी तो हो गया। तो इस प्रकार से बाह्य बल जो है वो विघर्षण का काम करते रहते हैं, और आंतरिक जो बल है वो क्या करते रहते हैं, उनका कार्य रहता है कि किस प्रकार से भू-आकृतियों का निर्माण करते जाना। तो यही सेंटेंस बन जाए कि आंतरिक जो बल है उनका कार्य होता है कि भू-आकृतियों का निर्माण करते जाना, तो सही बात है, ठीक है। फिर भूतल जो है वो संवेदनशील अपना है और मानव निर्वाह के लिए इस पर निर्भर रहता है। भाई खेती कहाँ करेगा, यहीं कहाँ करेगा, भूतल पर ही। खनिज चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, उसको यहीं से मिलेगा, और इसका ये व्यापक और सघन उपयोग भी करता रहता है। और जो मानव के साथ साथ और बहुत सारे जो जीव हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका योगदान, इसका उपयोग तो करते हैं धरातल का, ठीक है। मनुष्य ने अपने जो संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, और हमें इनका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए कि आज की पीढ़ी को तो ये मिलते ही रहे, साथ ही साथ अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी वो जो चीज़ें उपलब्ध, वो जो संसाधन है वो उपलब्ध रह पाए। इसे ही कहते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है। देखिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आप सीधा इसको पढ़ने बैठोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये 11th क्लास का चैप्टर है, ये आपको पढ़नी है, 11th क्लास की बुक, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। धरातल का जो अधिकांश भाग है उसको बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है ना। आज के जो पहाड़ हैं वो कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, आज के जो मैदान है वो 1-2 दिन के काम नहीं है ना, उनको बहुत सारा वक्त लगा, सैकड़ों हजारों वर्ष जो है उसमें ये आकार प्राप्त हुआ है इसको, ठीक है। मानव जो है इसका उपयोग करता है, इसका दुरुपयोग भी करता है और इसका कुप्रयोग भी करता रहता है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है, वो प्रक्रियाएं जो है वो अभी भी दे रही है, और जिन प्रकृति से ये निर्मित हुआ है उन चीज़ों को अगर हम समझ लें तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम पता लगा पाएंगे कि देखिए अगर हमने इस प्रकार से उपयोग किया तो ये संसाधन तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि हमने ये देख लिया कि कोयला बनने में जो है, कोयला बनने में हज़ारों साल लगते हैं, और हम कोयले का दोहन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पहले हमें नहीं पता था कि कोयला बनने में इतने हज़ारों साल लगे हैं, या पेट्रोल जो है वो कभी ख़त्म हो जाएगा, या जल जो है वो कभी ख़त्म हो जाएगा, या भूजल जो है वो कभी ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से पहले लोग वो मानते ही नहीं थे कि पानी कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है। पर हमने ये पता लगा लिया कि जल का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से भूजल जो है उसका निर्माण हुआ है, कोयला जो बना है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, और कितने करोड़ों वर्षों में ये बनेगा। तब अब हम जो है इसका ठीक ढंग से प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं,
कोयला इसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, तो कोयला जो है इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सस्टेनेबल नहीं है। भूजल का जो है इस्तेमाल करना फिर इनसे निकाल के अपने कुओं से निकाल के हो गया है ना, पंप की सहायता से निकाल के इस्तेमाल करना सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसको भरने में बहुत वक्त लगा है। इसलिए अब क्या करेंगे, हम इसका जो उपयोग है हम वो मितव्ययतापूर्ण और बड़ी सावधानी के साथ इनका उपयोग हम कर सकते हैं, इसकी वजह से, क्योंकि हमें पता लग गया कि इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, अब देखते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो हैं वो कौन कौन सी अब हो जाती हैं। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को अगर हम समझना चाहें तो धरातल पर एक तो अंतर्जनित और बहिर्जनित जो बल है उनके द्वारा जो भौतिक दबाव और जो रासायनिक क्रियाएं होती है उनके कारण भूपटल का जो विन्यास है उसमें परिवर्तित हो जाता है, और इसे ही कहते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक ये विन्यास शब्द यहाँ पर है। विन्यास का मतलब ये जिस प्रकार से बना हुआ है, मान लो पृथ्वी इस प्रकार से बनी हुई है, अब इसका विन्यास में परिवर्तन आ गया, मतलब यहाँ पहाड़ बन गया, यहाँ गर्त बन गया, तो ये इसके विन्यास में परिवर्तन आ जाता है ना। इसे ही कह देते हैं क्या, इसे कह दिया जाता है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, कि मतलब पृथ्वी पर जो भी अंतर्जनिक बल, जो भी बाह्यजनिक बल लग रहे हैं, जो भी उनकी वजह से भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनकी वजह से पृथ्वी का जो अभिविन्यास है उसमें जो परिवर्तन आ गया उसको कह देते हैं हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अब उसमें जो पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता यानी डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म जो है वो तो अंतर्जनिक भू आकृतियों की वजह से होता है, भू आकृतिक जो प्रक्रिया उनकी वजह से होता है। ठीक है, और जो अपक्षय, मास संचलन है ना, अवृहद संचलन होता है, अपर्दन और निक्षेपण वगैरह होता है, ये बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से होता है। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए पहले एक बार मैं आपको ये चित्र दिखा दूँ। देखिए ये क्या हो गया, ये अंतर्जनिक बल हो गया। अंतर्जनिक मतलब पृथ्वी के अंदर से जो बल लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, इसकी वजह से पहाड़ का निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है ना, ये क्या हो गया, ये अंतर्जनिक बलों की वजह से हो गया। और ये पटल विरूपण मतलब देखिए पृथ्वी सीधी साधी थी, अब ये देखिए नीचे धंस गई, ये तो विन्यास में परिवर्तन आ गया। पृथ्वी देखिए सीधी साधी एक प्लेट ऐसा हुआ करती है, यहाँ पर जो है इनके बीच में जो है कंप्रेस हुआ, जो बल लगा इनके बीच में, इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए ये ऊपर नीचे हो गया, तो ये जो है ये क्या हो गया, ये पटल विरूपण हो जाता है। तो ये जो पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता है ये तो क्या हो गया, ये हो गए आंतरिक बलों की वजह से। और मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, जो पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता ये तो किसकी वजह से हो गया, ये तो अपने हो गया आंतरिक बलों की वजह से। ठीक है, और अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, वृहत संचलन, ये किसकी वजह से हो गया, ये हो गया आंतरिक कारणों की वजह से, आंतरिक बल। और ये किसकी वजह से हो गया, ये हो गया बाह्य बलों की वजह से। समझ में आ गया आपको बात। पटल विरूपण क्या मतलब, जिस प्रकार से भूमि का अभी विन्यास बना हुआ है उसमें अगर परिवर्तन आ गया तो वो हो गया पटल विरूपण। और ज्वालामुखीयता मतलब, ज्वालामुखी जब मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी के जो निकलने की प्रक्रिया है पूरी, कि किस प्रकार से अंदर जो है वो संवहनीय धाराएं बन रही है, फिर किस प्रकार से मैग्मा ऊपर आ रहा है, फिर पृथ्वी के ऊपर मैग्मा आएगा है ना, उसको कह देंगे हम लावा। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये प्रक्रिया होती है ज्वालामुखीयता। ये प्रक्रिया जो है सारी वो होती है ज्वालामुखीयता। और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कहाँ कहाँ आते हैं, तो वो क्षेत्र में एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं। ज्वालामुखी के आने वाले क्षेत्र एक तो हो गया मध्य अटलांटिक कटक, हाँ तो इसे आप मध्य महासागरीय कटक भी कह सकते हैं। महासागरीय कटक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आते हैं। फिर दूसरा क्षेत्र हो गया परिप्रशांतीय पेटी होगी अपनी। अब आप कहोगे सर परिप्रशांतीय पेटी ये सब तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसको इस्तेमाल शब्द की बात नहीं है। परिप्रशांतीय पेटी मतलब जो रिंग ऑफ फायर मैंने बताई ना आपको, रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर के दोनों तरफ जो है वहाँ पर जो है ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, फिर ज्वालामुखी कहाँ पे आ जाते हैं, जो अपना भूमध्य सागर है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है ना, जैसे इटली वाला क्षेत्र वगैरह हो गया, इटली वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है ज्वालामुखी ज़्यादातर आते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस, माउंट एटना वगैरह वहाँ पर है ना। और परिप्रशांतीय पेटी में तो जैसे इंडोनेशिया वगैरह हो गया पूरा है ना,
रॉकीज एंडीज वाला क्षेत्र हो गया, अपना जापान वाला क्षेत्र हो गया, ये इसमें आ गया, है ना। फिर एक और क्षेत्र होता है हॉटस्पॉट, एक होता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है कि देखिए पृथ्वी के नीचे जो है वही हमने देखा कि ये तो मान लो पहले तो क्या था, परिप्रशांतीय प्लेट पेटी वाला हो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है प्लेटें आके मिल रही है, मगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्लेट जो है वो मिलती, कोई प्लेट दो प्लेटें वहाँ पर ना मिल रही है, ना दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, परंतु एक ही प्लेट जो है, ये मान लो एक ही महाद्वीपीय प्लेट है या एक ही महासागरीय प्लेट है, इसके नीचे से क्या होता है, वही संबंधित धाराओं की वजह से यहाँ पर जब परपटी कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि ज्वालामुखी लावा जो है बाहर निकल आता है और यहाँ पर ज्वालामुखी यहाँ पर निकलने लगता है। तो ये हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र भी हो गए। जैसे इसका हवाई द्वीप का अगर हम दें उदाहरण, वो हॉटस्पॉट एरिया ही है। जैसे कि अपना जो दक्कन का जो पठार बना है, दक्कन का पठार जो है ना, उसका निर्माण जो है वो हॉटस्पॉट गतिविधियों से ही बना है, क्योंकि जब अपनी भारतीय प्लेट का जब हमने संचलन हमने देखा तो आज का जो रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड ये देश है, आप देखना प्रशांत हिंद महासागर में है, ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। तो जो रीयूनियन आइलैंड्स है ना, वहाँ पर ये हॉटस्पॉट गतिविधि हुआ करती थी। वहाँ से जब अपनी भारतीय प्लेट आगे बढ़ रही थी उस वक्त जो है ये वहाँ पर उसका निर्माण हुआ था दक्कन के पठार का, है ना। एल्यूशियन आइलैंड इसका उदाहरण है, एल्यूशियन आइलैंड। अब आपको क्या करना है, मैप में ये सब चीज़ें देखनी है कि एल्यूशियन आइलैंड कहाँ है। ये आपको मैं बता दूं, रशिया वाला जो पूर्वी भाग है वहाँ पर आपको, और रशिया और जो अमेरिका है वहाँ वाले इस भाग पे आपको अलास्का के पास में ये एल्यूशियन आइलैंड पड़ता है, ठीक है। क्यूरिल आइलैंड्स ये हॉटस्पॉट गतिविधियों का पार्ट है। क्यूरिल आइलैंड्स में भी आप देख लीजिए, ये आपका क्यूरिल आइलैंड है, ये प्रशांत महासागर में ही है। ये रशिया और जापान, ये दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, ज्वालामुखीयता के बारे में। अपक्षय अपरदन निक्षेपण क्या है थोड़ा थोड़ा तो आपको पता ही होगा, बाकी इनके बारे में और हम जान लेंगे, ठीक है। हाँ जी, यह हमने देख लिया, ठीक है। तो बहिर्जनित बलों में जैसे जल आ गया, हिम आ गया, हिम मतलब बर्फ आ गया, वायु आ गया, इसकी वजह से जो है पदार्थों का अधिग्रहण होता रहता है और वो एक दूसरे का परिवहन मतलब पदार्थों का परिवहन करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसकी वजह से भू आकृतिक जो अलग अलग प्रकार की भू आकृतियों जो है उनका निर्माण होता रहता है, ठीक है। और ये जब प्रकृति के तत्व जो है ये सारे ढाल और प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं। ढाल प्रवणता मतलब ढाली, जैसे मान लो ये पहाड़ है तो पहाड़ से अगर इस तरफ आके बह रहा कोई तो वो क्या हो गया, प्रवणता ही है, ये नीचे की तरफ आएगा, ये प्रवणता है नीचे की तरफ, है ना। तो ये ढाल प्रवणता ये एक ही बात है। उसकी वजह से अगर ये पानी है वो ढाल के साथ संयोजित हो जाता है तो क्या होगा, फिर यहाँ पर अपरदन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ कार्य करते रहते हैं। कोई अलग अलग जाके पेटी पैक काम, वो मतलब एयर टाइट काम नहीं होता कि अलग एक तरफ जो है वो यही काम हो रहा है, एक तरफ यही काम हो रहा है ना, दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है, जो भी प्रक्रिया है वो जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है, ठीक है। जैसे कारक क्या हो गया, जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें, धाराएं, ये जो है कारक हो जाते हैं। तो भू आकृतिक कारक ही हो गए, भू आकृतिक प्रक्रियाएं इनके साथ मिलने से हो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव भी डालता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो हर चीज़ में भूमिका निभाता है, चाहे वो अपक्षय हो, चाहे वो अपरदन हो, चाहे वो निक्षेपण हो, सब में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भूमिका निभाता रहता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अगर लहरों और ज्वार भाटा जो जनित जो धाराएं होती है उसके निर्माण में भी ये भूमिका निभाता है, क्योंकि ज्वार भाटा और लहरों में क्या होता है कि ज्वार भाटे में जब इसका टॉपिक आएगा तब और भी इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ज्वार भाटा आप समझिए कि सूर्य और चंद्रमा के ज्वार में हमने समझा था ना, इसके आकर्षण बल की वजह से पानी ऊपर उठता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से वापस नीचे बैठ जाता है। तो देखिए ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी वहाँ पर जो लहरें हैं उनको क्रियाशील बना देता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशील संभव नहीं हो सकता। यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है और ढाल या प्रवणता नहीं है
तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अतः अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण भी नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई, यानी गुरुत्वाकर्षण और प्रवणता नहीं हुई, तो अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण भी नहीं होगा। और गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। हम जो धरातल पर चिपके हुए हैं ना, वो किसकी वजह से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हैं। और यही वो बल है जिसकी वजह से सभी पदार्थों का संचलन शुरू होता है। ठीक है, चाहे वो पदार्थ के अंदर हो, पृथ्वी के अंदर हो वो पदार्थ, या प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। सतह हो या अंदर हो, इसकी वजह से ही होता है। ठीक है, प्रवणता के कारण ही ये सब चीज़ें घटित होती है। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर प्रवणता हो गई, या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवणता हो गई। तभी देखिए उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती हैं, उच्च स्तर से नीचे की तरफ पानी जो है, जल जो है वो चलता है। इसकी वजह से ही सारा कार्य होता है। अब अंतर्जनिक प्रक्रियाएं आ जाते हैं। इस अंतर्जनिक प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो इसमें पटल विरूपण हमने देख लिया। ये पटल विरूपण जो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर जैसे प्लेट विवर्तनिक के कारण होता है, भूकंप आता है उसकी वजह से होता है ना, महाद्वीपों का निर्माण हो गया, वो सब चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अब आ जाता है यहाँ पर ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता भी मैंने आपको समझा दी है कि किस प्रकार से ज्वालामुखी के निकलने की सारी वो प्रक्रिया है, वो ज्वालामुखीयता होती है। फिर मैंने आपको ज्वालामुखी के प्रकार भी बताए थे, अलग अलग प्रकार के, है ना। बेसाल्ट प्रवाह बताया था मैंने आपको, मिश्रित ज्वालामुखी बताया था, है ना, वो सब मैंने आपको प्रकार बताया है। विश्व के जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, और ज्वालामुखी की कौन कौन से क्षेत्र में ज्वालामुखी आते हैं, और सामान्यतः जहाँ जहाँ ज्वालामुखी आते हैं वहाँ भूकंप भी आते हैं। अगर देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर मिल रही है तो वहाँ को छोड़ दें तो हर जगह जहाँ ज्वालामुखी आएगा वहाँ पर भी भूकंप आएगा। कॉन्टिनेंटल में ज्वालामुखी नहीं आएगा, परंतु भूकंप तो यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब बहिर्जनिक प्रक्रियाएं जो हैं उनमें हम आ जाते हैं। तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं जो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और जो ढाल होती है उसकी वजह से ये संचालित मुख्य रूप से ये होती है। ये इसमें एक समझने वाली बात है। फिर यहाँ पर देखिए आप ये थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ पर कोई ज़्यादा वो चीज़ें समझाने वाली नहीं है। भाई शब्द जो है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, ताकि वो शब्द अगर आ जाए तो आप वो चीज़ें समझ पाए, है ना। यहाँ पर देखिए अलग अलग बहिर्जनिक प्रक्रियाएं जो है वो अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग होता है ना, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग होता है। यानी कि देखिए अगर अपनी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास में वर्षा ज़्यादा होती है, तापमान अधिक होता है, तो वहाँ पर वर्षा और तापमान ज़्यादा भूमिका निभाएंगे। अगर उत्तरी ध्रुव के आसपास हम वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा जमती है, तो वहाँ पर बाह्य कारकों में बर्फ़ जो है वो ज़्यादा भूमिका निभाएगी। अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्र में देखेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होगा, पवन वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, है ना। तो जलवायु कारक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। जलवायविक कारक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, जो बहिर्जालन जो प्रक्रियाएं होती है, जो बहिर्जनित बल हैं उनके अंदर होता है। और जलवायु में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो आ जाती है वर्षा और एक हो जाता है तापमान, है ना। तो देखिए जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी की वजह से ज़्यादा जो है वो वहाँ पर अपर्दन वगैरह होगा। अब मान लो राजस्थान वाला क्षेत्र है जहाँ पर बारिश होती नहीं है, वहाँ पर अपर्दन पानी कहाँ से कर देगा, वहाँ पर अपर्दन कौन करेगा, कम वर्षा हो रही है तो वहाँ पर पवन जो है वो अपर्दन करेगी। और तापमान कहीं पे ज़्यादा है ना, कहीं पे कम है, ये सब चीज़ें जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। ये हमने देख लिया। अब यहाँ से मैं आपको चित्र की सहायता से समझा देता हूँ। देखिए ये है अपना पूरा वेदरिंग, मतलब अपक्षय, यह है अपर्दन और ये है निक्षेपण, है ना। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। यहाँ से देखिए अपक्षय हो जाता है, ये चट्टानें वगैरह टूट जाती है, वहाँ से अपक्षय होने के बाद में इनका परिवहन कर लिया जाता है नीचे की तरफ, है ना, ढाल के नीचे की तरफ परिवहन कर लिया जाता है जल के द्वारा, पवनों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, और फिर ये जाके एक जगह पर निक्षेपित कर दी जाती है। देखिए यहाँ पर अगर जल के द्वारा अगर हम देखें तो किस प्रकार से जल जो है यहाँ पर अपर्दन कर रहा है, फिर यहाँ से इसका परिवहन हो रहा है, मतलब यहाँ पर अपक्षय हो रहा है, यहाँ पर देखिए परिवहन तो अपर्दन हो रहा है, और यहाँ पर आके निक्षेपित कर दिया जा रहा है जहाँ से नदी मिल जाती है, कहाँ, समुद्र में, वहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर जो है मटीरियल जो है वो आके डिपॉजिट या निक्षेपित कर दिया जाता है नदी के द्वारा लाके, ये डेल्टा वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, यही है। वनस्पति का घनत्व किस प्रकार से है और किस प्रकार की वनस्पति है, तापमान और वर्षा पर ये सब चीज़ें निर्भर करती है ना। और भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो होती है बहिर्जनिक, इसमें ये अप्रत्यक्ष रूप से और मुख्य रूप से ये भूमिका ये सब नीचे चीज़ें निभाती हैं, है ना। और विभिन्न जलवायुविक प्रदेशों में विभिन्न जलवायुविक तत्वों, जैसे ऊंचाई में अंतर हो गया, दक्षिणमुखी जो ढाल है वहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर तापमान देखिए ज़्यादा मिल जा रहा है ना।
समझ रहे हैं बात अब। फिर अगर वायु का वेग देखे जाए, वर्षण की मात्रा, वर्षण मतलब वही वर्षा और उसमें ओलावृष्टि सब आ जाता है वर्षण में, है ना। तो वर्षण की मात्रा किस प्रकार से है, इसकी गहनता कितनी है, यानी कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, और वाष्पीकरण किस प्रकार से हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तापक्रम की जो दैनिक श्रेणी है, हिमकरण हो रहा है ना, और हिम जो पिघल रही है वो सब चीज़ें, तुषार जो है नहीं फ्रॉस्ट जम जा रहा है, इन सब चीज़ों के कारण जो जो चीज़ें हैं उसकी वजह से क्या होता है, अपना बाह्यजनिक जो बल है उनकी वजह से अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं संपन्न होती है ना। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं अब अपक्षय में सबसे पहले कि अपक्षय जो है ये क्या होता है ना। अपक्षय का मतलब हो गया, ये अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन या अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। या तो देखिए मौसम और जलवायु कारक, मौसम और जलवायु कारक कौन से आ गए, एक तो वर्षा आ गई, एक तापमान आ गया, है ना। इन सब की वजह से हो गया, या मैकेनिकल जो चीज़ें हैं रासायनिक जो कारणों की वजह से, जैसे ऑक्सीकरण हो गया, है ना, कार्बनीकरण हो गया, ये सब चीज़ें भी तो होती है। ये सब चीज़ों की वजह से अगर वो कोई पदार्थ टूट रहा है, फूट रहा है, उसमें कोई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो उसको, और साथ साथ डिकम्पोजिशन के माध्यम से, यानी कोई पेड़ पौधे हैं उनकी वजह से हो रहा है, जानवर उनको डिकम्पोज कर दे रहे हैं, चट्टानों को काट दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं, है ना, इसके वजह से जो चीज़ें होती है वो क्या हो गया, अपक्षय हो जाता है। ठीक है, अभी मैं चित्र की सहायता से आपको समझाता हूँ। अब अपक्षय और अपर्दन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अपक्षय जो होता है वो स्वस्थानीय होता है ना। इसमें संचलन या तो बहुत कम होता है या तो नहीं होता है, इसलिए अपक्षय होता है वो स्वस्थानीय होता है, यानी कि चट्टान है ये यहीं पे टूटेगी, ये हो गया अपक्षय, है ना। अपर्दन में क्या होता है कि अपर्दन में किसी एक कारक के माध्यम से ये जो है एक परिवहन करता है और उसकी वजह से अपर्दन होता है ना। जैसे पानी चल रहा है और इसके वजह से जो है ये चट्टान अगर कट के चली गई हो तो ये क्या हुआ, अपर्दन। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अपर्दन जो है मैं आपको एक बार यहाँ पे क्या समझा देता हूँ। देखिए ये अपर्दन है, ये चट्टान समझिए पहले इस प्रकार से है, सूर्य का ताप इसको मिलता है, सूर्य का ताप मिलेगा तो देखिए क्या होगा, ये सूर्य का ताप मिलेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगी चट्टान, है ना, इसके कण दूर दूर हो जाएंगे जब भी तापमान बढ़ता है। और जब रात को क्या होगा, जब ठंड होएगी तो ठंड में क्या होगा, ये सिकुड़ जाएंगे इसके कण, तो ये चट्टान थोड़ी सिकुड़ेगी। इस प्रकार से रोज़ सिकुड़ेगी, रोज़ ये फैलेगी, इसकी वजह से कुछ दिनों में ये ऊपर ऊपर से टूट जाएगी और इस प्रकार से देखिए फिर ये इतनी ही रह जाएगी, अपने ही जगह पर हुआ है देखिए सारा कार्य, इसकी वजह से इसको कह दिया अपक्षय। और ये होता है एक कंसेप्ट होता है अपशल्कन। अपशल्कन का मतलब हो गया कि मान लो इसकी इतनी सी ये टूट गई, है ना, इतनी सी टूट गई, ये अपशल्कन हो गया। ये भी देखिए अपशल्कन का ही उदाहरण है ये, है ना। ये चट्टान है, इस चट्टान से देखिए इतना सा ये सब टूट के इधर इतना अलग हो गया, तो ये अपशल्कन हो गया। समझ में आई आपको बात, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए एक एक वर्ड के बारे में, है ना। अब देखिए अपक्षय जो है वो वहीं भौमिकी, जलवायु, स्थलाकृतिक और वनस्पतिक कारकों द्वारा ये संपन्न होता है। और इसमें है अपक्षय प्रक्रियाओं को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन सी, एक भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया होगी, एक जैविक प्रक्रिया हो गई और एक होगी रासायनिक प्रक्रिया, इनके द्वारा। तो अपक्षय 3 तरीके से हो सकता है। देखिए यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, आपको यूपीएससी मेंस में सीधा दे दे कि अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए 10 नंबर का। चलो भाई आप समझाते रहो बैठ के, क्योंकि यूपीएससी सीधा सीधा ये पूछ ली कि प्राथमिक चट्टानों के प्रकारों बताइए, 10 नंबर में पूछ लिया। अब वो प्रकार अब बताते रहिए, सीधा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो रासायनिक अपक्षय क्या होगा, अपक्षय मतलब वही टूटना। इसमें क्या हो गया, जैसे विलयन यानी घुल गई चट्टान, चूना पत्थर नहीं घुल जाता, वो अपक्षय होता है। ठीक है, फिर कार्बोनेटीकरण हो गया, फिर जलयोजन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया और न्यूनीकरण, है ना। तो शैलों के अपघटन हो गया, विलयन और न्यूनीकरण का कार्य करते हैं कौन, ये रासायनिक अपक्षय में होता है ना। ऑक्सीजन, धरातल और जल, मृदा तथा अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता रहता है ना। यानी ऑक्सीकरण किसी के साथ क्रिया कर ली, जल किसी के साथ क्रिया कर लिए, है ना, कोई उसमें कोई ना कोई केमिकल है वो उससे क्रिया कर लेते हैं, है ना। जिस प्रकार से हमने देखा ना कि समुद्रों में जो कार्बोनिकीकरण जो प्रक्रिया है, कार्बोनेटीकरण, उस प्रक्रिया के द्वारा भी वहाँ पर जो अपक्षय होता रहता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो है वो इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों की वजह से अगर हो रहा है तो वो क्या हो गया, रासायनिक अपक्षय उसको हम कह देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है भौतिक अपक्षय। अब भौतिक अपक्षय में क्या आ जाएगा, जैसे एक तो आ गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है,
गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, किसी भी गुरुत्वाकर्षण बल मतलब पृथ्वी की तरफ जो भार लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसकी वजह से भी ये सब काम होता है। फिर तापमान में परिवर्तन होता है, जैसे अभी मैंने आपको उस चित्र में उस चट्टान का बताया था कि तापमान बढ़ रहा है, उसके वो श्रिंक को तो फैल जा रहा है, फिर तापमान कम हो रहा है, वो श्रिंक हो जा रहा है। इस प्रकार से जो है तापमान में की परिवर्तन की वजह से भी ये भौतिक अपक्षय होता रहता है। फिर शुष्कन और आर्द्रन की वजह से भी होता है कि बारिश हो रही है फिर वापस शुष्क हो जा रहा है, फिर बारिश हो रही है फिर शुष्क हो जा रहा है, इसकी वजह से भी अपक्षय और का कार्य होता है। ठीक है, फिर आ जाता है जैविक कार्यों के द्वारा। जैविक कार्य में आपके आ जाते हैं दो चीज़, जैसे एक तो जैविक में आ जाता है पौधों और पेड़ों के द्वारा, पौधों पेड़ों के द्वारा, एक आ जाता है जंतुओं द्वारा, है ना। अब मैं आपको ये सब चीज़ें यहाँ समझा देता हूँ चित्र की सहायता से। देखिए ये मैकेनिकल आपको मैं बता दूँ, यांत्रिक वाला कैसा होता है। ये छोटा सा दरार है, इसमें क्या भर गया, पानी भर गया। पानी भरने के बाद यहाँ पर देखिए बर्फ़ जम गई, बर्फ़ जब जम गई, बर्फ़ का आयतन ज़्यादा हो गया तो फिर ये इतना हो गया। फिर अगली बार इसमें पानी भरेगा, इसमें बर्फ़ जम जाएगी, तो इस प्रकार से आगे आगे चलते चलते ये इस प्रकार चट्टान टूट के अलग हो जाती है ना। ये चट्टान है, इस चट्टान पे पानी अगर गिरता जा रहा है तो ये क्या होगी, ये भी अपरदित हो जाएगी, ये भी, इसका भी अपक्षय हो जाएगा, अपरदन इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सेम चित्र जो ये वाली यहाँ पर कहानी है, आगे बढ़िए, आगे आपको दिखाता हूँ मैं। अब देखिए किस प्रकार से जैविक जो क्रियाएं उनके द्वारा अपरदन या अपक्षय होता है। तो देखिए यहाँ पर अपरदन कैसे हो रहा है, ये पेड़ है, इस चट्टान के बीच में से उग गया, तो ये चट्टान दो भागों में बट गई। अब जब ये पेड़ मर जाएगा तो इस चट्टान में तो ये जगह बीच में हो ही गई ना। इस प्रकार से ये पेड़ देख लीजिए, चट्टान के बीच में से उग गया, अब ये चट्टान तो दो भागों में बट गई, है ना, यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई। अब जब ये पेड़ मर जाएगा तो इनके बीच में तो ये अंतर रह ही जाएगा ना। इस प्रकार से इनका अपरदन होता रहता है। अब देखिए जंतुओं के द्वारा किस प्रकार से होता है। देखिए मान लो ये जंतु है, ये जो है चट्टान को खाया जा रहा है, इसका चट्टान को खा के ही काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गिलहरी है, ये भी काट रही है, ये कोई चूहा जैसा जानवर है ना, ये हो गया। ये कोई पशु पक्षी जो है, पक्षी वगैरह है जो इसमें जो है अपना घोंसला बना ले रहे हैं। इस प्रकार से भी जो है अब अपक्षय होता रहता है ना। समझ में आ गई बात आपको? आप तो वैसे ही समझदार आदमी हैं, समझ गए होंगे इतना तो इस प्रकार से तीन प्रकार का अपरदन हम देख लिए। एक तो रासायनिक के द्वारा, कार्बनीकरण, कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण, है ना, इन सब चीज़ों की वजह से, है ना। जैसे कि चूना जब जो पत्थर होता है वो पानी में फिर केमिकल्स की वजह से घुलता रहता है, उसकी वजह से बहुत सारी कंदराओं का निर्माण हो जाता है। वो कंदराएँ क्या होती है, स्टेलेक्टाइट क्या होता है, स्टेलेग्माइट क्या होता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, है ना। भौतिक अपक्षय हो गया, है ना, तापमान के द्वारा हो गया, वर्षा के द्वारा हो गया, सब चीज़ें हो गई। फिर जैविक में पौधों के द्वारा हो गया, फिर जो जंतुओं के द्वारा हो गया, जैसे केंचुआ, दीमक, चूहा, इस प्रकार से जो है जो कृंतक होते हैं वो भी इसमें भूमिका निभा लेते हैं। तो ये हो गया अपक्षय, है ना। अपरदन के बारे में हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये है अपक्षय का महत्व। अगर हम देख लें तो अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। उसकी वजह से न केवल आवरण, प्रस्तर तथा मृदा के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। यानी पहले मृदा का निर्माण जब हम देखेंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे कि पहले बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, फिर वे छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाती है, फिर और वो छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाती है। इस प्रकार से जो है महीन कण बन जाते हैं मृदा के। तो मृदा निर्माण में जो है अपक्षय भूमिका निभाता है। और साथ ही अपरदन और वृहत संचलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। अपरदन और वृहत संचलन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये जो है ये टूटा और ये यहाँ से ये टूट के ये नीचे तक आ गया, ये हो गया अपरदन। और ये एक साथ बहुत सारा आ जाता है, जैसे कि लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है ना, वो होता है वृहत संचलन। बहुत सारा एक साथ अगर नीचे आ जाए तो वो होता है वृहत संचलन, है ना। ठीक है, साथ साथ जैव मात्रा और जैव विविधता प्रमुखतः वनों की देन ही होता है तथा वन अपक्षयी प्रावार की गहराई पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार से, अगर मान लो चट्टानें जो है वो मूल चट्टान ही है, अब उसका अपरदन ही नहीं, उसका अपक्षय नहीं हुआ है तो उसकी जो है वो मृदा का निर्माण नहीं होगा, इसलिए जो है वो गहरी जड़ें भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। इस प्रकार से हो गया। यदि शैलों का अपक्षय नहीं हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता। अगर ये अपक्षय ना हो, टूटेगी नहीं तो ये अपरदन किस प्रकार से, अपरदन मतलब ये जल और ये पवने किस प्रकार से बहा के ले जाएगी जब ये टूटेगा ही नहीं तो, है ना। तो उसका में भी ये भूमिका निभाता है। और इसका अर्थ है कि अपक्षय वृहत क्षरण अपरदन उच्चावच के लघुकरण में सहायता करता है। मान लो ये पहाड़ है ना, तो इसका जो अपरदन, इसका अपक्षय होता रहता है, टूटती रहती है चट्टानें। इस प्रकार से ये उच्चावच के लघुकरण में भी सहायक होता है ना। और इस प्रकार से देखा जाए तो मूल्यवान खनिज जो है लोहा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें हमें अपक्षय की वजह से ही मिलता है
है ना, अपक्षय मृदा का निर्माण की एक प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी जब अपक्षय होगा सेलों का तो उनमें जो मिनरल्स है वो क्या करेंगे, पानी के साथ या और किसी माध्यम के साथ जाके वो एक जगह जाके जम जाते हैं, निक्षेपण उनका हो जाता है, और उसी की वजह से फिर क्या होता है, हमें कुछ महत्वपूर्ण जो अपने जो क्या कहते हैं उन्हें, मिनरल्स जो है, बहुमूल्य पदार्थ जो है, उनका संकेंद्रण एक जगह हो जाता है और उसी की वजह से वो हमें प्राप्त हो पाते हैं। तो ये जो है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका है अपक्षय के माध्यम से ही होती है। ठीक है, आगे चलें। तो बस यही अपना लेक्चर है, यही अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। और अगर इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से। वहाँ पर आप जाइए और इसकी PDF आप हासिल कर सकते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।